भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा की। इस मौके पर ओडिशा के कैबिनेट मंत्री सूर्यवंशी सूरज और तंजानिया की हाई कमिश्नर अनीशा और स्वामी ज्ञानानंद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन होगा। यह आयोजन 18 दिन तक चलेगा। 2016 से यह महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेले को देश विदेश में लोकप्रियता मिली है। 2023 में इस महोत्सव में 45 लाख लोगों ने 18 अलग अलग दिनों में हिस्सेदारी की थी। कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है। यहाँ 182 महाभारत कालीन तीर्थ हैं। 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का उपदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2019 में मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था। दिल्ली शुक्रवार को भी देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। राजधानी के आनंद विहार, बवाना, मुंडका और वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार रहा। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक सुबह 7 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया, जो 2 दिन पहले बुधवार के AQI 419 से थोड़ा बेहतर है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से अलग अलग वक्त पर काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और कार पूलिंग के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम MCD भी अपने दफ्तरों की मिंग बदल चुकी है। NMDC ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नाइट क्लीनिंग ड्राइव शुरू की। इसके तहत कई इलाकों में रात में ही सफाई कर्मचारी सफाई करते दिखे। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ICC के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बंध गए हैं। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने ICC के आदेश को मानने ने इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और इसे जल्दबाजी बताया है। अमेरिका ICC का मेंबर देश नहीं है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी फैजान खान रायपुर से गिरफ्तार हो चुका है। 10 दिनों तक उसे पुलिस रिमांड पर रखा गया है। जांच में सामने आया है कि धमकी देने से कई दिनों पहले से ही फैजान शाहरुख खान की लोकेशन ट्रैक कर रहा था और उनके परिवार की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी निकाल रहा था। हाल ही में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार हुआ फैजान ऑनलाइन सर्च की मदद से शाहरुख खान और उनके परिवार की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी निकाल रहा था। फैजान एक्टर के बेटे आर्यन खान को भी ट्रैक कर रहा था। मुंबई पुलिस ने फैजान का एक दूसरा मोबाइल फोन जब्त किया था, जिसकी फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आ सकी है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे ST/SC केस की सुनवाई हुई थी। शिल्पा शेट्टी से जुड़ा मामला कोर्ट ने ST/SC एक्ट के तहत खारिज कर दिया है। वहीं सलमान के केस को पेंडिंग में डाला गया है। चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला। साल 2017 में राजस्थान के चुरू थाने में अशोक पनवार ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। उन पर IPC की धारा 157A लगाई गई थी। आरोप थे कि शिल्पा ने एक पुराने इंटरव्यू में भंगी शब्द का गलत तरह इस्तेमाल किया था, जिससे वाल्मीकि समुदाय का अपमान हुआ है। साथ ही समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस इंटरव्यू में सलमान खान भी शिल्पा के साथ मौजूद थे। गुरुवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश अरुण मोगा की एकल खंडपीठ ने ये कहते हुए शिल्पा शेट्टी पर चल रहा केस खारिज कर दिया कि इस तरह की शिकायत बिना प्रारंभिक जांच के दर्ज नहीं की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने से पहले इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि इस तरह का शब्द किसी को नुकसान पहुंचाने या अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने SI टेलीकॉम के 98 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
इन पदों पर भर्ती के लिए 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर तय की गई है। आईपीएल का अगला सीजन 14 मार्च से शुरू होगा और इसका फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। आईपीएल ने इसकी जानकारी टीमों को गुरुवार को भेजे ईमेल में दी है। क्रिकइन्फो के मुताबिक आईपीएल ने सभी टीमों को अगले 3 सीजन का ड्राफ्ट शेड्यूल भेजा है, लेकिन संभावना है कि ये अंतिम तारीखें होंगी। 2026 सीजन 15 मार्च से 31 मई के बीच खेला जाएगा, जबकि 2027 सीजन 14 मार्च से 30 मई के बीच खेला जाएगा। 2025 सीजन में 74 मैच होंगे, जो पिछले 3 सीजन के बराबर है। हालांकि इसके बारे में आईपीएल या बीसीसीआई की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। मणिपुर के फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर एल सुसींद्रो मैतेई ने अपने घर को कटीले तारों और लोहे के जाल से घेर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 मई से अब तक मेरे घर पर 3 बार हमला हुआ है। अगर उपद्रवी मेरे घर पर हमला करते हैं तो अपनी जिंदगी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। बता दें कि 16 नवंबर को उपद्रवियों ने 3 मंत्रियों और 9 विधायकों के घर हमला किया था। वाहनों में आग लगाई थी और फायरिंग भी की थी। इनमें सुसींद्रो का घर भी शामिल था। सुसींद्रो ने मणिपुर हिंसा के बीच अपने घर पर वेपन्स ड्रॉप बॉक्स बनाया था ताकि उपद्रवी लूटे हुए हथियारों का वहां समर्पण कर सके। हालांकि एक बार फिर हमला कर उनके घर से हथियार लूटे गए हैं। लद्दाख में चीन के साथ तनाव भले ही घट रहा हो, लेकिन भारत भविष्य की तैयारियों पर काम तेज कर चुका है। इसी क्रम में जल्द ही आपको उत्तराखंड में चीन सीमा तक भारतीय रेल दौड़ती नजर आएगी। इसे चंपावत जिले के टनकपुर से बागेश्वर के बीच बनाया जाना है। इस 169 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये रेल लाइन उच्च हिमालय के पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए चीन सीमा से लगते पिथौरागढ़ और बागेश्वर तक जाएगी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह के मुताबिक नई रेल लाइन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिथौरागढ़ जिला नेपाल व चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। टनकपुर भारत नेपाल सीमा से लगता इलाका है और यह उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन भी है। इस रूट पर सर्वे के साथ पिलर लगाने का काम शुरू हो चुका है। एक्ट्रेस हिना खान बिग बॉस 18 में खास मेहमान बनकर नजर आए। कल यानी कि 22 नवंबर को वो वीकेंड का वार एपिसोड के लिए शूट किया। अपने मजबूत पर्सनैलिटी और प्रेरणादायक सफर के लिए जानी जाने वाली हिना घर के कंटेस्टेंट्स को मोटिवेशन और पॉजिटिविटी का मैसेज देंगी। जिनका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड का शेयर कल 22 नवंबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इश्यू प्राइस से 2.89% ऊपर 280.90 पर लिस्ट हुआ। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर शेयर इश्यू प्राइस से 2.22% ऊपर 279.05 पर लिस्ट हुआ। जिनका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस के IPO का इश्यू प्राइस 273 रुपए प्रति शेयर था। यह IPO 13 नवंबर से 18 नवंबर तक बोली लगाने के लिए ओपन था। यह IPO टोटल 1.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 1.70 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB में 2.72 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NI कैटेगरी में 0.24 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि इससे जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उन पर एक साथ सुनवाई हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ज्ञानवापी से जुड़े 9 मुकदमे वाराणसी जिला जज और 6 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की अदालत में चल रहे हैं। पिछले महीने याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और 3 अन्य महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। इसमें मांग की थी सभी मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ सभी मामले सुनकर फैसला करे। गुजरात में सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में चल रहे फर्जी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल मामले में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। दरअसल बिना किसी परमिशन के एक खंडहर थिएटर में चल रहे इस अस्पताल के तीनों डॉक्टर भी फर्जी निकले हैं।
तीनों के ही पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। इतना ही नहीं, इनमें से एक डॉक्टर तो सूरत और नवसारी में अवैध शराब बेचने के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। 2 डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस करते हो चुके हैं अरेस्ट। मामला तब और गंभीर हो गया जब पता चला कि इस अस्पताल में पिछले काफी समय से बिना मेडिकल डिग्री के 2 डॉक्टर बाकायदा मरीजों का इलाज कर रहे थे। ये दोनों वही शख्स हैं जिन्हें पांडेसरा इलाके की पुलिस करीब 5 साल पहले फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए मेडिकल प्रैक्टिस करने के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। BMW इंडिया ने गुरुवार 21 नवंबर को भारतीय बाजार में BMW परफॉर्मेंस सेडान को लॉन्च कर दिया है। ये 7वीं जनरेशन का मॉडल इतिहास का सबसे पावरफुल M5 है। कंपनी का दावा है कि कार सिर्फ 3.5 सेकंड में 0-100 की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी कीमत 1.99 करोड़ रुपए एक्स शोरूम पैन इंडिया रखी गई है। कार को कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट CBU के रूप में यानी पूरी तरह से बनी बनाई कार के रूप में बेचा जाएगा। BMW M5 का मुकाबला मर्सिडीज AMG से परफॉर्मेंस से है, जिसकी कीमत 1.95 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को वे गुयाना की संसद को संबोधित करने पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने कहा कि भारत का गुयाना के साथ मिट्टी, पसीने और परिश्रम का गहरा रिश्ता है। PM ने कहा कि दोनों देशों का इतिहास समान रहा है। पिछले 200 से 250 सालों में भारत और गुयाना ने साथ साथ गुलामी और आजादी की लड़ाई का दौर देखा है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गुयाना की धरती पर आया और उसके बाद से सुख और दुख में भारत और गुयाना का रिश्ता हमेशा आत्मीयता से भरा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे DNA में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत विश्वबंधु के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा है। PM ने कहा कि उन्हें 24 साल पहले एक जिज्ञासु के तौर पर गुयाना आने का मौका मिला था। इस दौरान मोदी ने गुयाना की चटनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो गुयाना की चटनी को नहीं भूल सकते हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।